नमस्कार, स्वागत है आपका INI न्यूज इंडिया में। उम्मीद कर रहा हूं सरकार की एडवाइजरी, स्टेट एडवाइजरी का आप ध्यान रख रहे होंगे, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। आज का वीडियो मेरा थोड़ा स्पेशल है, हेल्थ सेक्टर को लेकर के है। आखिर पूरी दुनिया को, इनफैक्ट भारत को बहुत ज्यादा सीखना चाहिए क्यूबा से। आखिर इस पैंडेमिक और एपिडेमिक में क्यूबा ने ऐसा क्या किया जो भारत नहीं कर पा रहा है और भारत को करना चाहिए। इस बात का जिक्र करूंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले शुरू करूं तो मैं कुछ बात आपको बता देना चाहता हूं। समझने की कोशिश कीजिए कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन का एकमात्र कारण नहीं हो सकता तबलीगी जमात, बल्कि सरकार की लगातार हो रही गलतियां और कमियों को छुपाने का एकमात्र कारण बन चुका है तबलीगी जमात। मैं उस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि तबलीगी जमात जैसे समारोह होने चाहिए थे और धार्मिक समारोह तो नहीं होने चाहिए थे। इस बात की रिपोर्ट भी आ चुकी है कि जहां जहां ये धार्मिक समारोह हुए हैं वहां वहां बहुत तेजी से ये वायरस फैला है। 3rd स्टेज में पहुंचे हैं, फिर 4थे स्टेज में पहुंच चुके हैं। ये गलत था। लेकिन सबसे बड़ी सवाल तो फिर सरकार से पूछा जाना चाहिए कि आप लोग कौन सी रोटियां सेक रहे थे। उससे बड़ा सवाल फिर उनसे पूछा जाना चाहिए, आखिर वहां की राज्य सरकार को भनक नहीं लग पाई इतनी बड़ी सिक्योरिटी चूक कैसे हुई। अब वहां पर 10 कदम आगे ही निजामुद्दीन का पुलिस स्टेशन था, तो उन लोगों तक इस बात की भनक नहीं लगी। गृह मंत्रालय के अंडर आने वाले इस पुलिस को यह पता नहीं चला कि यहां पर समारोह हो रहा है। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या मंतव्य था आप सभी का? यह सोचने पे मजबूर हम सबको कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, ICMR कहता है कि अब तक भारत में कोई भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन का केस नहीं आया है। यह बात है उन मजदूरों के पलायन होने से पहले की और तबलीगी जमात से पहले की बात। ICMR कहता है कि अभी तक कोई केस ट्रांसमिशन का नहीं आया है जब तक यह पलायन नहीं हुआ था। यह पलायन क्यों हुआ? जो माइग्रेंट्स थे, जो लाखों की तादाद में अपने इस राज्य से अपने अपने राज्य चले गए हैं, वो आखिर क्यों गए? इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि उनके पास खाने के लिए ना खाना था, ना जॉब्स थी, ना रहने के लिए मकान था, और उनके मकान मालिक ने यहां तक कह दिया था कि आप जाइए, हमारा कमरा खाली कीजिए, जिसकी वजह से मजदूरों का पलायन होना शुरू हुआ। तब तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात ICMR बता रहा था। फिर उसके बाद यह समारोह होता है तबलीगी जमात, फिर पूरा एक नैरेटिव शिफ्ट कर दिया जाता है और हिंदू मुस्लिम कर दी जाती है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर हो रहा है तो इनकी वजह से हो रहा है। एकमात्र कारण नहीं हो सकते। पहली बात, एकमात्र कारण मजदूर भी नहीं हो सकते। पूरा एकमात्र कारण अगर हो सकता है तो सरकार की विफलता है, नकारापन है, बहुत सारी बातें हैं जिसका जिक्र मैंने इनकी 6-7 जो प्लेलिस्ट बना रखी है कोरोना वायरस पे, जाके चेक कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा हेल्थ सेक्टर, जिसको लेकर मैं बातचीत कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं शो राइट न्यूज एनालिसिस। अब देखिए दोस्तों, अंग्रेजों ने हमें बहुत लूटा, लेकिन कुछ एक डिसेंट सी चीजें थी, जो काम थे वो करके चले गए थे। उसमें सबसे एक बड़ा उदाहरण था एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देना, ये हेल्थ फैसिलिटीज हमको दे देना। अब हेल्थ फैसिलिटीज भारत को देने का मतलब ये नहीं था कि उनको बहुत ज्यादा चिंता थी हमारे, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए किया था। आपका एक कानून का जिक्र करना चाहूंगा जो प्री इंडिपेंडेंस से पहले भी और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी एक आपको सोचने का तरीका दे गए थे, और उसका पालन आज दुनिया भर कर रही थी। आज बात करना चाहूंगा प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी उस कानून का इस्तेमाल हो रहा है। उस कानून का नाम है एपिडेमिक डिजीज एक्ट। इसका कई बार इस्तेमाल हुआ। अब प्री इंडिपेंडेंस में 1918 में एक जो स्पेनिश फ्लू फैला था, एक महामारी थी, तब इस एक्ट का इस्तेमाल किया गया था। जब हमें आज़ादी मिल जाती है, गुजरात में 2018 में जब हैजा फैलता है, तब इस एक्ट का इस्तेमाल किया गया था। मध्य प्रदेश में 2015 में इसका इस्तेमाल किया गया था डेंगू के लिए, और वहीं चंडीगढ़ में 2009 में स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया था। और आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस एक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, एपिडेमिक एक्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट। इस महामारी से बचने के लिए हमें हिदायत दी जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की, तो यही सोशल डिस्टेंसिंग एपिडेमिक एक्ट 1987 बताता है। लेकिन जब हमें अंग्रेज एक डिसेंट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे गए, तो आजादी के बाद भी आखिर हम उसमें सुधार क्यों नहीं कर पाए? सरकार का नकारात्मकपन क्यों रहा? हमारी यह कभी प्रायोरिटी क्यों नहीं बनी कि हेल्थ सेक्टर में भी खर्च किया जाए? और अंग्रेजों के जाने के बाद भी
इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ सेक्टर में सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। अगर बीजेपी की बात मैं करूं तो उसने आखिर क्या किया? अब इस बात का अंदाजा आप कैसे लगाएंगे कि हेल्थ सेक्टर में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? देखिए कि हमारे पूरे देश में टोटल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स है 26,000, जिसमें से 21,000 हॉस्पिटल गांव के इलाके में है और मात्र 5,000 जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वो शहर के इलाके में है। यानी कि 1 लाख की आबादी पर 2 हॉस्पिटल हैं और 47,000 लोगों के ऊपर एक हॉस्पिटल हो जाता है। जो हॉस्पिटल्स में जो नर्सेज हैं, जो प्लस मिडवाइफ्स हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनकी संख्या हो जाती है 20,50,000। यानी कि 600 लोगों पर सिर्फ एक नर्स है जो आपको अटेंड करेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बेड में बात करूं तो सिर्फ 7,13,000 बेड है, यानी कि 10,000 लोगों के लिए मात्र 6 बेड है। यह हालत है। और आज एपिडेमिक में, इस पैंडेमिक में कैसी कैसी खबरें निकल के आ रही हैं वो समझिए कि आज डॉक्टरों के पास जरूरी सामान उपलब्ध नहीं है, पीपीई किट मौजूद नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे नहीं है। एक महिला जो कोरोना वायरस के पेशेंट को ट्रीट कर रही थी, उसकी मृत्यु हो जाती है ब्रेन हैमरेज के कारण। ब्रेन हैमरेज क्यों होता है? क्योंकि कार्य का बहुत ज़्यादा लोड उनके काम पर हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि हमारे देश में ना तो पर्याप्त मात्रा में बेड हैं, ना ही पर्याप्त मात्रा में नर्सेज हैं, ना ही पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स हैं, ना ही पर्याप्त मात्रा में फार्मेसीज हैं, ना पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल्स हैं, ना पर्याप्त मात्रा में कुछ है ही नहीं। हर चीज़ तो अपर्याप्त है। लेकिन फिर भी लोगों का ये प्रायोरिटी नहीं बनता है कि चुनाव में कम से कम इसको मुद्दा बना करके इसके लिए कुछ करवाएं। आपको पता है कि भारत एक अपनी जीडीपी में सालाना कितना खर्च करता है? मात्र 1.3% टोटल जीडीपी का इस्तेमाल करता है हेल्थ सेक्टर के लिए, यानी कि 125 करोड़ देशवासियों के लिए। और सरकार जितना खर्च करती है इससे ज्यादा ना हमसे जो गरीब देश है वो हमसे ज्यादा खर्च करते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रायोरिटी नहीं बनती है। आपको पता है जो हमारे पड़ोसी जो मुल्क है उससे भी पीछे हम लोग हैं स्पेंडिंग के मामले में, हेल्थ सेक्टर के मामले में, एक्सेसिबिलिटी के मामले में, कंडीशन के मामले में, क्वालिटी के मामले में, हर चीज के मामले में हम अपने पड़ोसी से पीछे हैं। पड़ोसी के नाम बताऊं मैं आपको? बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात आप ये भी समझ लीजिए, एक रिपोर्ट में साफ तौर पे 195 देशों की जब लिस्ट बनी थी तो भारत का नंबर क्वालिटी में और एक्सेसिबिलिटी में, हेल्थ केयर सेक्टर में 195 में से 165 के आसपास था। यानी कि बहुत ही गंदा, बहुत ही बदतर, बहुत ही बेकार ये रैंक होती है। और लेकिन फिर भी इस पे मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है। और चर्चा नहीं हो रही है तो आपका ये मुद्दा साफ तौर पे नहीं बनेगा और ना ही सरकार की तरफ जाएगा। हर चीज कोरोना वायरस पूरे पैंडेमिक में, एपिडेमिक में एक मौका दिया था एक डिबेट को कराने का कि सरकार से सख्त सवाल पूछे जाए, लेकिन उसको भी शिफ्ट कर दिया गया है बड़ी चालाकी से इसी के इर्द गिर्द हिंदू मुस्लिम करने का। स्पष्टीकरण मैंने आपको दे दिया। अब देखिए, कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था कि भारत की क्वालिटी में और एक्सेसिबिलिटी में गरीब लोग अस्पताल नहीं पहुंचते हैं। क्यों नहीं पहुंचते हैं? डॉक्टर के पास क्यों नहीं पहुंचते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? आउट पॉकेट एक्सपेंस, जिसको कहते हैं ओओपी, यानी कि आपकी पैथोलॉजी रिपोर्ट, आपकी डॉक्टर की फीस, तमाम सारी चीज़ें, आना जाना, खाना पीना, जितना भी सब लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा महंगा है जिसको अफोर्ड ये लोग नहीं कर सकते हैं और लोगों को उधार लेना पड़ता है। इस बात का मैं जिक्र करने वाला हूँ क्यूबा से जब कंपेयर मैं करूँगा इस चीज़ को। पूरी हालत क्या है डॉक्टर और नर्सिस की, एक बार इस बात का भी जिक्र कर लीजिए। जो इस एपिडेमिक, पैंडेमिक में, इस महामारी में जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनकी हालत क्या है। अगर मैं जो वरिष्ठ पत्रकार अंजित अंजुम की प्रोफाइल पे गया था, ट्विटर प्रोफाइल पे जब मैं गया था, तो वहां उन्होंने बताया कि कई डॉक्टर ऐसे हैं बिहार में जो इलाज करने के लिए मना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे पास साधन संसाधन, पीपीई किट नहीं है, हम अपनी तो रक्षा कर नहीं पाएंगे तो इनकी कैसे रक्षा करेंगे। ठीक ऐसे ही दिल्ली का मामला है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली सरकार का एक अस्पताल है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट। यहां पर एक डॉक्टर और 11 नर्सिंग स्टाफ को पॉजिटिव पाया गया है। इससे पहले एक डॉक्टर और 5 नर्सिंग जो स्टाफ, जो ऑफिसर का टेस्ट करवाया था, उनको भी पॉजिटिव आया था। इसी हॉस्पिटल के 19 मरीजों का जब सैंपल लिया जाता है तो 45 मेडिकल स्टाफ को होम क्वारंटीन के लिए बोला गया था। अब दिल्ली में अब तक 50 से ज्यादा डॉक्टर और हेल्थ वर्कर इस बीमारी से संक्रमित हो रखे हैं, लेकिन मीडिया में इस बात का जिक्र नहीं है। खून क्यों खौलता है हमारा? इसीलिए तो खौलता है कि जरूरत वाली चीजों पर डिबेट नहीं होनी है, नहीं होनी है, नहीं होनी है।
अब आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं कि आखिर सरकार को क्या करना चाहिए। तू तो हर चीज बता देता है, लेकिन करना क्या चाहिए ये नहीं बताता है। वो क्यूबा वाले वीडियो मिल जाएगा, लेकिन साफ तौर पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि सरकार को ना पब्लिक पे खर्च ज्यादा करना चाहिए हॉस्पिटल पे, लेकिन सरकार ज्यादा खर्च कर रही है प्राइवेट के ऊपर। सरकार ने पीपीपी मॉडल निकाला, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दोनों मिलकर काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। ये मॉडल कारगर साबित हुआ। इस बात का जिक्र मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूं, NHAI वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, बातों को रिपीट नहीं करूंगा। पीपीपी मॉडल कांग्रेस के टाइम में भी था, फिर बीजेपी ने कंटिन्यू किया और अब भी कर रही है। कांग्रेस के टाइम में इसको फेल क्यों हो गया आप समझिए, क्योंकि वहां पर एक चीज निकल करके आई कि पीपीपी मॉडल जिस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां देखने को मिला कि एनपीए का जो डाटा है जो वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। कई सारी कंट्रोवर्सीज हैं कि कांग्रेस में के शासन के बीच ये समझ में आया था कि कुछ ऐसी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिए गए थे जिनकी माली जो हालत है वो अच्छी नहीं थी। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत अच्छी योजना थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन कवर 5 लाख का होता था, जो गरीब परिवार है उनको भी और जो गरीबी रेखा से जो नीचे हैं उनको भी। जो टोटल पूरे जो लोग को जो बेनिफिट मिलेगा बैठता है 60 करोड़। और बजट जब एलोकेट किया गया था इसमें वो था 6400 करोड़ का। लेकिन पीपीपी मॉडल जो है उसको नकारा जा चुका था। लेकिन अब होता क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा कि नीति आयोग एक चीज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्लान लेकर के आती है दोबारा से, और वो कहती है कि जो गवर्नमेंट रन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यानी कि जिन हॉस्पिटल को सरकार चला रही है, अब उसको हैंड ओवर कर दी जाए प्राइवेट प्लेयर के पास। और दूसरी बात यह भी कहा गया था कि अब सरकार को क्या करना है कि जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, एक तो वहां की राज्य सरकार उनको जमीन ढूंढेगी, ढूंढने के बाद उनको अच्छी खासी डिस्काउंट में देगी, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंस होते हैं, जो फाइल क्लियरेंस होती है उसको भी कराएगी, जल्दी से जल्दी कराएगी, तमाम तरह की सब्सिडीज देगी, जो रिबेट हैं, टैक्स रिबेट हैं वो भी देगी। और सबसे बड़ी बात कहा गया था कि जो प्राइवेट प्लेयर है ना उनके लिए हम छोड़ देते हैं सेल्फ रेगुलेशन के लिए। यानी कि अब जो सरकार है वो ये कह रही है जो प्राइवेट क्लिनिक हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट लैब्स हैं, वो अपने आप ही देखें, सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करे, जिसको लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। और इस बात की निंदा खुद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि MCA, जो को नहीं पता मैं बता दूं, एपेक्स बॉडी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स कहते हैं इसको, इसने भी इस बात का विरोध किया था कि यह गलत है। अब इसके बाद सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है। अब आप समझिए, अब ये जो आरोग्य प्रधानमंत्री योजना जो मैंने आपको बताई, अब इसमें सरकार, केंद्र सरकार 60% पैसा देती थी और 40% पैसा राज्य सरकार देती थी। दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। सेल्फ रेगुलेशन वाली नीति के लिए जिसका अपोज सेंटर के लिए झेलना पड़ा सरकार, राज्य सरकार के द्वारा और MCA के द्वारा, वो एक बिल, एक एक्ट लेकर के आती है। एक्ट क्या था? क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन एक्ट। लेकिन आधे से ज्यादा जो स्टेट थी उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया, हम आपके साथ नहीं है इस नियत में। यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि सरकार पब्लिक हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट की जगह ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे रही है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल को प्रायोरिटी देने का मतलब आप समझते हैं? देखिए, कोविड-19 का जो आप टेस्ट एक तो सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में करा सकते हैं, और प्राइवेट लैब में अगर आप जाएंगे तो आपको 4500 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अब सरकार ने बोला कि ठीक है, अब जो टेस्ट प्राइवेट लैब में भी होंगे वो मुफ्त में होने वाले हैं। टेस्ट अगर आप पॉजिटिव निकलते हैं, इन केस हॉस्पिटल पर्याप्त है नहीं, स्थिति मैंने आपको बता दी, तो आप ट्रीटमेंट लेने जाएंगे इन हॉस्पिटल्स में, तो जो एक्सपेंस है उसको आप बियर कर पाएंगे? आज की स्थिति को छोड़ दीजिए, आने वाली कल की स्थिति में आज आप इससे बच जाएंगे। आने वाली समय में आप बीमार अगर होते हैं किसी भी चीज़ की लेकर के भी, हर तमाम चीज़ें हैं, आप अगर प्राइवेट में भी जाते हैं तो क्या कितनी पॉपुलेशन हमारी है जो इस एक्सपेंस को अफोर्ड कर पाएगी? कितने प्रतिशत लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे? अगर सरकार पब्लिक हेल्थ सेक्टर को साफ तौर पे कहती है कि हम प्राइवेट के हाथों देना चाहते हैं, जिसका अपोज राज्य के द्वारा भी होता है, MCA के द्वारा भी होता है, तो इसीलिए तो हो रहा है कि हमारी जनता उस लायक है नहीं, उसके पास पैसा नहीं है इतना, वो अफोर्ड कर ही नहीं सकती। अब क्यूबा ने ऐसा क्या किया जिसको लेके मैंने वीडियो बनाया। क्यूबा में कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, सीमित आबादी वाला देश है,
जो भी सारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सरकार के द्वारा दी जाती हैं। अब यहां पर व्यक्ति जो खर्चा आता है स्वास्थ्य सेवा में वो $118 आता है। यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार भारत में रहने वाले 75% की आबादी इन मेडिकल एक्सपेंस को बियर नहीं कर सकती और वो लेती है लोन, वो लेती है उधार, वो लेती है क्रेडिट। इसीलिए मैं कह रहा था कि पब्लिक सेक्टर को अगर आप प्राइवेट के हाथों में देंगे तो क्या हालत हो जाएगी। कितना परसेंटेज लोग होंगे जो इस प्राइवेटाइजेशन के बाद सुखी और सुख प्राप्त कर पाएंगे। और आपको बता दूं क्यूबा अपने हेल्थ सेक्टर में 10.5% इस्तेमाल करता है टोटल जीडीपी का, और भारत मात्र 1.3% इस्तेमाल करता है। क्यूबा में अगर हम देखें तो वहां पर 10,000 की आबादी पे 70 डॉक्टर हैं, और भारत में तो डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। उनका रिक्रूटमेंट होता ही नहीं, बल्कि जगह बहुत खाली पड़ी है। उसका अगले पॉइंट में बताऊंगा मैं आपको। देखिए कि भारत में अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर 11,000 पर सिर्फ एक डॉक्टर है, और WHO की रिकमेंडेशन साफ तौर पे कहती है कि 1:1000 होना चाहिए, 1000 पर एक डॉक्टर कम से कम। यूपी और बिहार जैसे राज्य को देखेंगे तो यहां हालत बहुत बुरी है। 28,000 पर एक डॉक्टर, 18,000 पर एक डॉक्टर, इतनी बुरी हाल है। तो यहां डॉक्टर नहीं है। देखिए पोस्ट खाली पड़ी है, रिक्रूटमेंट सरकार नहीं कर रही है। 2017 का सरकारी आंकड़ा है, देखिए वो कहता है कि देश भर में 479 मेडिकल कॉलेज मौजूद हैं, जिसमें 67,000 से भी ज्यादा MBBS सीटों की संख्या है, और जहां देश में 14 लाख डॉक्टरों की कमी है, और वहीं हमें हर साल सिर्फ 5,500 डॉक्टर ही तैयार मिलते हैं। इतनी भारी कमी, इतनी सुस्ती। इस बात का जिक्र एक बार आपको याद भी होगा ना, CJI ने भी किया था। कहते कहते रो गए थे कि हमारे पास इतना कार्य का बोझ हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के CJI थे, मैं नाम भूल रहा हूं, अगर नाम याद हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि सरकार रिक्रूटमेंट करे कि केसेस जो पेंडिंग जो केसेस हैं, इनकी जो मियाद है, व्यक्ति मर जाता है तब उस केस का नंबर आता है, सरकार आखिर इस विषय में ध्यान क्यों नहीं दे रही, रिक्रूटमेंट करे, सिलेक्शन करे। लेकिन नहीं, ऐसे ही हेल्थ सेक्टर में कमियां 14 लाख डॉक्टर की, लेकिन हर साल सिर्फ 5,500 डॉक्टर ही तैयार होकर निकलते हैं। और आज जब पूरी महामारी की चपेट में पूरा दुनिया आ चुकी है, 67 देशों में 50,000 से ज्यादा क्यूबा के डॉक्टर जो सर्विसेज दे रहे हैं। पहली बात, और आपको पता है क्यूबा ने सबसे अच्छी बात क्या की? क्यूबा का अगर विरोध अमेरिका के साथ था, अगर इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कई तरह के सैंक्शन झेलने के बाद भी क्यूबा ने अपने आप को अलग स्टैब्लिश किया। क्यूबा ने फ्री एजुकेशन पे ज्यादा काम किया, और वहीं हेल्थ सेक्टर पे भी क्यूबा ने अच्छा काम किया है। इसीलिए यही बात उसको सबसे अलग बना रही है। क्यूबा का मॉडल से दुनिया सीखे, भारत सीखे। मैंने बताया कितना हम लोग खर्च करते हैं, कितना करने से बच रहे हैं, और मुद्दे में आखिर हमारा हेल्थ सेक्टर क्यों नहीं आता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना अच्छा है हमारा आज के वक्त, उसको लेकर के सरकार को मैंने इस वीडियो बताया है कि क्या कर सकती है किस इंफ्रास्ट्रक्चर में। और सरकार चाहे तो वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को प्रमोट कर सकती है, कुछ गाइडलाइन दे सकती है कि हफ्ते में 2 दिन तो कम से कम प्रमोट करें। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, वो कभी जिक्र करेंगे उस बात का, लेकिन आप इस वीडियो में देखिए, इसमें सब समझाया मैंने। अगर इंस्टाग्राम पे आपने मुझे फॉलो नहीं किया, जाके कर लीजिए, लिंक पहले कमेंट में मिल जाएगा। कुछ नया आपको मिलने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना। तीसरी बात, आपको मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना है, मेंबरशिप ले लीजिए, यूट्यूब की लीजिए, पेट्रियन की लीजिए, या फिर इंस्टा मोजो से मन चाहा इनाम मुझे आप दे सकते हैं, लेकिन 5 से 1000 से कम दीजिएगा मुझे। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।